मैं बुलाना चाहूंगी ईस्ट दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौतम गंभीर जी का। और मेरी सहयोगी प्रीति दहिया पहुंच चुकी है मंच पर और अब तीखे सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जी मीडिया ने ये मंच दिया है दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली वालों से ही सवाल होंगे, जनता से जुड़े हुए। ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू सो मच। तीखे सवाल को तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि गौतम को सीधा बोलना आता है और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अपनी बात जोरदार तरीके से कहते हैं। गौतम, बहुत स्वागत है आपका जी मंच पे। मैं एक थोड़ा सा भूमिका बांधती हूँ। जब हम आजकल क्या हो रहा है कि जब दिल्ली की बात करते हैं तो मन में एक तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर में आपको कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट तो नज़र आता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो लोग बात करते हैं अरे दिल्ली मतलब काला धुआं, खराब हवा। लोग बात करते हैं दिल्ली मतलब सड़कों पे गड्ढे, वाटर लॉगिंग हो जाएगी बारिश के मौसम में। दिल्ली मतलब कूड़े के पहाड़। तो ये जो इमेज बन गई है एज अ दिल्ली वाला, हर्ट करता है, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुई पली बड़ी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब लोग ऐसी बात करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे एक चीज़ से और भी ज़्यादा बुरा लगता है, वो ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जो आप सब लोग यहाँ पर, मुझे विश्वास है कि आप सब दिल्ली में ही हैं, रहते हैं, दिल्ली में पले बड़े होंगे, कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ 3 हॉलीडेज़ हुआ करती थी स्कूल में। समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस और जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स के टाइम हुआ करती थी। आज दिल्ली में पोल्यूशन की भी छुट्टी होती है जी। आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते, आपके बच्चे भी स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि AQI लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने अपने 41 साल में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चों को पोल्यूशन की वजह से छुट्टियां मिलेंगी, और अब आगे आने वाले समय में आपको वाटर लॉगिंग की वजह से भी छुट्टियां मिलेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली का स्टेट, और दिल्ली का स्टेट की हालत आप सब जानते हैं। पिछले 8 साल जो सरकार चला रही है दिल्ली को, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम दिल्ली के लिए अच्छा कर सके, क्योंकि दिल्ली सिर्फ ना एक सरकार की है ना एक व्यक्ति की है, दिल्ली हम सब की, और हम सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर ये बनती है कि सच बोलें, सच सुने और सच दिखाएं भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने गौतम, बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट हम सब में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमें सुन भी रहे हैं, जिनके बच्चों को ये एडेड पोल्यूशन ब्रेक मिलने लग गया है। 15 दिन बच्चों के बर्बाद हो जाते हैं, फालतू की छुट्टियां, उन्हें ज़बरदस्ती घर में बिठा दिया जाता है। पहले कोरोना की वजह से बच्चे घरों में बंद थे, अब पोल्यूशन की वजह से कभी कभार होना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि पिछले 8 साल से जो सरकार है उसकी वजह से दिल्ली की आज स्थिति हो गई है। पिछले 15 साल से जो बीजेपी म्यूनिसिपैलिटी को चला रही है, उसकी क्या भूमिका रही है यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 15 साल का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। तो मैं अपने 3.5 साल के टेन्योर की आपको ज़रूर बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे पीछे लेके जाएंगे कि 1983 में क्या हुआ था, वो मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। पिछले 3.5 साल में MCD ने क्या क्या अच्छे काम किए। आप खुद इतना बड़ा नेटवर्क चलाते हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं गाज़ीपुर पहाड़ को कि क्या वो नीचे आया है या नहीं नीचे आया। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो जाके देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। उसके अलावा 20 ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर दिन रात चल रही है। 2000 से लेके 2200 मेट्रिक टन कूड़ा रोज़ जाता है वहाँ पर। पहले 600 मेट्रिक टन कूड़ा ख़त्म होता था, आज 3000 मेट्रिक टन कूड़ा ख़त्म होता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 3 साल में गाज़ीपुर पहाड़ ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये MCD की जहाँ बात हुई कोरोना के वक्त पे, या फिर जो स्प्रिंकलिंग मशीन्स ली गई है, वो सारी MCD नहीं ली गई है। जो डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है वो MCD ही लड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन ये जो दिखाया जाता है ना कि MCD की वजह से दिल्ली की स्थिति है, ये बहुत गलत चीज़ है। पिछले 8 साल में जो लोग हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिर्फ MCD की देन है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग हो, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, जो व्यक्ति आज कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाता है, वो व्यक्ति उसी रूट से ओथ लेने गया था, और 8 साल उसको वो कूड़े का पहाड़ नज़र नहीं आया। 8 साल बाद नज़र आया। जब ओथ लेने जा रहे थे तब भी तो वो कूड़े का पहाड़ था, और 8 साल बाद जब आज MCD के चुनाव आते हैं तो आप उस कूड़े के पहाड़ पे जाते हैं। मुख्यमंत्री हैं आप दिल्ली के, तो इसीलिए आपने उन्हें चुनावी मेंढक भी बोला है। जब मौसम आता है तब बाहर निकलते हैं, नहीं तो दुबक के बैठ जाते हैं। देखिए, मैं ना इस तरीके की राजनीति में बिलीव करता नहीं। बहुत चीज़ें मुझे भी बोली गई पिछले 3.5 साल में, बहुत चीज़ें, बहुत इल्ज़ाम भी लगाए गए,
लेकिन दिल्ली को इल्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली को काम की ज़रूरत है, दिल्ली को नेता की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली को बेटे की ज़रूरत है जो दिल्ली के लिए इमोशनल हो सके, जो दिल्ली के लोगों के बारे में तो सोच सके। इमोशनल कार्ड पे ही तो खेलते हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा। मैंने तो आपको बड़ा साफ बोला है कि 8 साल पहले जब ओथ लेने गए थे तो गाजियाबाद से उसी रास्ते से गए होंगे ना, और आज 8 साल बाद याद आई उस कूड़े के पहाड़ पे जाने की। बीच में मैंने देखा कि आपने भी ट्वीट भी किया था इस बारे में कि मैंने खुद 8 बार केजरीवाल साहब को बुलाया कि आप आओ गाजीपुर लैंडफिल साइट पे देखो मेरे साथ और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। उस जो आपने इनिशिएटिव लिया उसका आपको क्या परिणाम मिला, कैसे उन्होंने डील किया? देखिए, मैंने 2020 में लेटर लिखी थी और सिर्फ ये लेटर लिखी थी, उस टाइम पे कोई एमसीडी के चुनाव नहीं थे, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं था। और मैंने वो लेटर इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने अपने जब इलेक्शन कैंपेन में जब मैं पहली बार गाजीपुर के आसपास गया था, तो जब मैं एक परिवार के घर पे गया तो एक माँ ने और एक बच्चा था वहाँ पर, वो अपनी बालकनी में लेके गए और मैं वहाँ पर 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाया था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, काला पानी था। वो कहते हैं हम अपने बच्चे को इस तरीके की हवा और इस तरीके का पानी पिलाते हैं। तो मैंने उनको वो प्रॉमिस किया था कि मैं चुनाव जीतूँ या नहीं जीतूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली के लोगों के लिए मेरा इमोशनल टच है कि मैं ये मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा। 2020 में जो लेटर लिखी थी वो इतना ही बोला था मुख्यमंत्री जी को, आइए इकट्ठे चलते हैं और जो हम दोनों मिलके कर सकते हैं इस पहाड़ को नीचे ला सकते हैं। आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। एक कॉमन डिसेंसी होती है, जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है तो कम से कम आप रिप्लाई तो कर सकते हैं। और उसके बाद इल्ज़ाम हमारे पे ये लगाए जाते हैं कि हम मिलके काम नहीं करना चाहते। वो तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे बीजेपी वाले कोई काम ही नहीं करने देते। उसके बावजूद जो नारा लगाया है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए वो है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। क्या ये आपको बीजेपी के डबल इंजन सरकार की भी याद दिलाता है? कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड नजर आ रहे हैं केजरीवाल? देखिए, इल्ज़ाम वो लगाते हैं, नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। सच्चाई यही है, नैरेटिव हम सेट करते हैं। एब्सोल्युटली नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट है। मुझे आप कन्वीनियंट मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मुद्दे वो तय करते हैं, मीडिया चलाती है उनको। मुद्दे जनता तय करती है। नहीं, एक सेकेंड, जब दिल्ली का चुनाव आया तो उन्होंने बोला कि जी यमुना मुद्दा है। आज वो ये बोलते हैं कि एमसीडी का जो मुद्दा है वो गाजीपुर पहाड़, कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है। वो मुद्दे सेट करेंगे, वो बताएंगे। और आज जो आप मुझसे गाजीपुर पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझसे यमुना के बारे में तो बात नहीं करी। अभी तो हमारी बात ही शुरू हुई है। नहीं, आपने शुरुआत ही कूड़े से मैं करी। इसके पीछे एक कारण है गौतम, क्योंकि आप ईस्ट दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, गाजीपुर आपके बहुत करीब है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यमुना भी मेरे उतने ही करीब है। हाँ, लेकिन यमुना के मुद्दे पे हम आएंगे। मेरा घर पोल्यूटेड यमुना, पोल्यूटेड हवा पानी में है। एमसीडी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ रोक सकता था, क्या कुछ काम कर रही है, क्या वादे कर रही है बीजेपी भी, उन सब के बारे में बात करूंगी। आई विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। Absolutely, आप मेरे मुद्दे मत डिसाइड कीजिए। मैं आपका मुद्दा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है, लेकिन उनके पास भी कोई राइट नहीं है Of course. मुद्दे सेट करने का। मुद्दे जनता सेट करेगी। गौतम, मुद्दे जनता सेट कर रही है। अब दिल्ली की जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं और वो 3 बड़े मुद्दे हैं ब्रोकन रोड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एमसीडी वर्कर्स की, और लैंडफिल साइट्स जो हैं। देखिए, ग्लोबली ये जो कूड़े के पहाड़ है ये एक तरह से दिल्ली पर कलंक की तरह लोगों को नजर आते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं, और हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। तो इससे बेटर नैरेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नैरेटिव मीडिया नहीं लिख रहा है, लोगों को दुख पहुंचता है। जैसे आपने बोला आप खुद दिल्ली वाले हैं, मैं दिल्ली वाली हूं, हमें दुख पहुंचता है, लोग मेरी सिटी के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। मुझे दुख गाजीपुर लैंडफिल से भी पहुंचता है, मुझे दुख वाटर लॉगिंग से भी पहुंचता है, मुझे दुख पोल्यूशन से भी पहुंचता है, मुझे दुख गंदे पानी से भी पहुंचता है, मुझे दुख यमुना से भी पहुंचता है, मुझे दुख पिछले 8 साल में एक नया स्कूल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, मुझे दुख एक नया फ्लाईओवर नहीं बना उससे भी पहुंचता है, और मुझे दुख एक नई डीटीसी बस नहीं ऐड करी गई उससे भी पहुंचता है। मुझे दुख इन सब चीज़ों से पहुंचता है। मुझे तो उस चीज़ से भी पहुंचता है कि जब दिल्ली के लोगों को 8 साल पहले ये गुमराह किया गया था कि दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये सब झूठ था। मैंने आज तक अपने 3.5 साल में कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को हम यमुना साफ कर देंगे, हम 3 साल में या 5 साल में। तो दुख उन सब मुद्दों से पहुंचता है क्योंकि मेरे दिल में दिल्ली बसती है, और मैं यहाँ पर कोई झूठ बोलने नहीं आया, ना झूठ की राजनीति करने आया हूँ। दिल्ली को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको दिल्ली से प्यार हो, कुर्सी से नहीं। कौन है वो व्यक्ति? आप भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने लोग मुझे टाइम लगेगा अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में। आपकी बन चुकी है। मैटर ये नहीं करता कि कौन है, वो व्यक्ति होना चाहिए कि जिसके दिल में दिल्ली बसती हो, जिसको कुर्सी से नहीं दिल्ली से प्यार हो। इस कमरे में कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। केजरीवाल वो व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
आपको लगता है दिल्ली लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बन गई है? दिल्ली पहले वाली दिल्ली बन जाए। तो फिर आपने उनके सवाल का जवाब आपने खुद दिए, मुझसे आप क्यों मांग रहे? आपको लगता है पिछले 8 साल में अगर हम कोरोना के बाद भी नहीं सीखे कि एक नया हम अस्पताल नहीं बना पाए, तो उससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? कोरोना के वक्त पे ऑक्सीजन लेके आने के लिए टैंकर्स नहीं थे आपके पास, आपने फ्रांस से ऑर्डर किए थे। और उस टैंकर्स का सवाल ज़रूर पूछना, जो अगले व्यक्ति मेरे बाद आएंगे उनसे ये सवाल पूछना जी। आप पिछले 8 साल में आज तक उन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया, उनके किसी व्यक्ति ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि पिछले 8 साल में कितने स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल खुले हैं। लेकिन वो पलट के हमें क्या जवाब देते हैं कि मेरे तो पार्षद नहीं है ना। स्कूल पार्षदों ने खोलने हैं। हाँ, तो वही उनका यही आता है कि जब आप मुझे फ्रीडम देंगे काम करने की, जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो अड़चने डालना बंद करेगी, हम पर स्टिंग ऑपरेशन करना बंद करेगी, तब हम कुछ काम करना शुरू करेंगे। तो वो कंप्लेन कर देते हैं इस बात की, वो भी मीडिया को घेर लेते हैं। कंप्लेंट वो करते हैं, चलाती मीडिया है। आप मुझे मतलब मेरे को ये हैरान, हमने तो बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन भी चलाए हैं ना। आप चलाइए। मेरे को प्रीति जी ये हैरानी होती है इस चीज़ की, कभी घर में अकेला बैठा होता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 8 साल में एक नई चीज़ नहीं बनाई दिल्ली में, वो दिल्ली का नैरेटिव सेट करता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। स्कूल्स की बात करते हैं, बताइए। कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत क्रांतिकारी उन्होंने कदम उठाए हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। आप अपने बच्चों को मोहल्ला क्लिनिक में भेज सकते हैं इलाज के लिए? मैं वैसे दिल्ली की रेजिडेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं भेज सकती। इधर जो भी दिल्ली के लोग हैं कभी मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं अपना इलाज कराने? बताइए, खुल के बताइए। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ और सच सुनता हूँ आपके सामने। मेरी जनता नहीं है ये। लेकिन जब केजरीवाल ऐसे लोगों से पूछते हैं तो फिर लोगों के हाथ भी उठ जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बताइए। अगर आप गए हैं तो बताइए। कोरोना के वक्त में गए थे, कोरोना के वक्त में वहां पर टेस्टिंग तक नहीं होती थी। आप बताइए और बिल्कुल बताना, यहां पर मेरे बाद जो व्यक्ति आएंगे वो भी आपसे ऐसे ही पूछेंगे और उनको भी ऐसे ही बताना जो मुझे। तो इस ऑडियंस से ही पूछ लेती हूँ, गौतम गंभीर ने इतने सारे बातें बताई कि ये नहीं है, ये नहीं है। 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं जिसको क्लेम कर सके कि ये मेरी लेगेसी है, अरविंद केजरीवाल कह सके। तो क्या गौतम गंभीर जैसे फायर ब्रांड लीडर की जरूरत है दिल्ली को? देखिए, बिल्कुल नहीं। आपको गौतम गंभीर जैसे लीडर की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। वो आप भी हो सकते हैं। दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली आप सबकी है। लेकिन गौतम, यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है। देखिए, कोई भी मंच हो, मीडिया का मंच हो या फिर आप जब जनता के बीच में जाते हैं, अपनी खुद भी पब्लिक रैलीज करते हैं, रोड शोज करते हैं, जनसभाएं करते हैं, उसमें आप लोग सब एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। तुमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये नहीं खड़ा किया, वो नहीं खड़ा किया, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आप सोल्यूशंस भी ढूंढते हैं ना। आपने बोला कि दिल्ली को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दिल्ली को कम से कम पहले जैसी दिल्ली तो बना दे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तो दूर की बात है, हमें हमारी दिल्ली चाहिए वापस। तो ऐसा व्यक्ति सॉल्यूशंस लेके आएगा। गौतम गंभीर एज अ युवा लीडर, एज समवन हु थिंक्स वेरी क्लियरली, टॉक्स वेरी क्लियरली, आप मुझे बताइए सॉल्यूशन क्या है, कहां ढूंढे उसका रास्ता? मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन, और शायद ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इस देश में जितने ऐड चलने चाहिए, चाहे वो मीडिया में चलें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले, चाहे वो बाहर चलें, चाहे वो प्रिंट मीडिया में चलें, सारे ऐड पार्टी को अपने फंड से लगाने चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ टैक्स पेयर के लिए ही जाना चाहिए। मेरी मेहनत की कमाई के ऊपर किसी का हक नहीं है कि वो अपने चेहरे या अपनी राजनीति चमकाए। आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आप अपने पार्टी फंड से लगाइए। एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, एक ऐसा व्यक्ति, कोरोना के वक्त में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऐड चलते थे दिन रात, फ्रंट पेज पे ऐड आते थे न्यूज़पेपर के। वो भी तो राष्ट्रवाद है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था, 1962 की वॉर मैंने नहीं देखी थी, मेरी नानी ने मुझे बताई थी। जब देश को जरूरत थी तो महिलाओं ने इस देश की अपना सोना दिया था देश को। कोरोना के वक्त पे जब पैसे की जरूरत थी तो मीडिया हाउसेस भी ये कह सकते थे कि केजरीवाल जी, हम आपके ऐड नहीं चलाएंगे, जो पैसा आप हमारे को देते हैं ना, ये आप जनता में लगाइए, इससे कोरोना सेंटर्स बनाइए, इससे आप हॉस्पिटल बनाइए। ये भी एक तरीके का राष्ट्रवाद है। करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का सुबह से लेकर रात तक काम करता हूं मैं, और आप लोग भी काम करते हैं, और आपका पैसा सिर्फ ऐड में जाता है। जो आप ये बात करें ना फ्री बिजली की, मैं ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कैसे। 20,000 करोड़ का बजट है, जो हर साल 20,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक कंपनीज को जाता है, जिसमें से 16,000 करोड़ सिर्फ 11.5 लाख घर दिल्ली के देते हैं। और जो 4,000 करोड़ जो दिल्ली सरकार सब्सिडी बोलती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर्स बनने चाहिए।
वो सब्सिडी दिखा के दिया जाता है इलेक्ट्रिक कंपनीज को। जब सारा पैसे ही आप इलेक्ट्रिक कंपनीज को दे देंगे 4000 करोड़ जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? एक मिनट गौतम, एक मिनट। ये आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल भी उठाया कि टैक्स पेयर की मनी का सही उपयोग नहीं कर रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी मैंने मान लिया, टैक्स पेयर की मनी का एक पोर्शन म्यूनिसिपैलिटी को भी जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी को जो पैसा जा रहा है उसमें एमसीडी के तो इतने प्रचार भी नहीं होते, एमसीडी के तो इतने ऐड भी नहीं आते। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन अपनी पॉकेट में भर रहा है? 13,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को देने। और मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा कौन सी एमसीडी भुगती है? ईडीएमसी भुगती है। अब सब मर्ज हो गया है। अब मर्ज हुआ है ना, और वो मर्ज करने की जरूरत भी थी। हमारे पास कर्मचारियों को पैसे देने के पैसे नहीं थे। 13,000 करोड़ जो दिल्ली सरकार अभी तक रोक के रखा हुआ है। आपने राजनीति करनी है, आप करिए अपनी राजनीति, लेकिन उन गरीबों की क्या गलती है? सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते कि एमसीडी काम करे। 13,000 करोड़ जब आएंगे तो पूछना जरूर कि 13,000 करोड़ रुपए क्यों रोके थे। और सबसे ज्यादा मैं ही भुगता हूं वो, क्योंकि कुछ भी अगर ईडीएमसी में बोलता था करवाने के लिए तो यही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एमसीडी को अगर आप पैसे नहीं देंगे तो जनता ही भुगतती है। एमसीडी तो भुगतती है, कर्मचारी तो भुगतते हैं, जनता भी भुगतती है। और फिर वही छवि आती है दिल्ली की, जब ईडीएमसी के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए थे, सैनिटेशन वर्कर्स, जो उन्होंने सड़कों पर कूड़ा फेंका था, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम सब गुजरे उन सड़कों से, सबने वो स्मेल भी बर्दाश्त करी, सबने वो साइट भी बर्दाश्त करी। करंट बैकलॉग जो है पेंडिंग सैलरीज का और पेंशंस का, जो एमसीडी के कर्मचारी है, वो है 672 करोड़ रुपए। ये कैसे दिया जाएगा? जो भी आगे चुनकर आएगा एमसीडी में, अब जो इन चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, जो भी मेजोरिटी में रहेंगे उन पर ये भी जिम्मेदारी होगी। ये कैसे पूरा होगा? जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 13,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है, कम से कम 13,000। लेकिन उस 13,000 करोड़ में ही काम चल जाएगा सारा? सिर्फ उसी वजह से सारे काम अटके हुए, आप ये कह रहे हैं? कम से कम 13,000 करोड़ बहुत पैसा होता है एमसीडी के लिए। 13,000 करोड़ रुपए अगर आप देंगे तो बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जब इन्होंने बात करी थी कूड़ा उठाने की, ईडीएमसी प्राइवेटाइज हो गई है। मेरे घर पे रोज सुबह कूड़ा लेने आते हैं, सेग्रीगेट करके कूड़ा लेके जाते हैं। ईडीएमसी ईस्ट दिल्ली में भी यही है कि जो प्राइवेटाइज हुई है, जो एनडीएमसी जो चलाता है, जो एनडीएमसी आपने देखा होगा कि सबसे बेहतर एरिया ल्यूटियंस का, उसी कंपनी को हमारे वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आज सबके घर से कूड़ा उठता है। तो ये सिर्फ झूठ है कि घर गली गली में कूड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गली गली साफ भी नहीं है। गली गली साफ नहीं है, लेकिन गली गली बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं है। रोज सुबह यहाँ से कूड़ा उठता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। मैंने अभी भी एक बारी भी नहीं बोला कि एमसीडी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एमसीडी सबसे ज़्यादा खराब भी नहीं है। पैसा तो दीजिए। गौतम, आप विद इन द सिस्टम है, आपको पता है एग्जैक्टली कहाँ पर क्या लूप होल है। क्या आज आप यहाँ पर इस मंच पर बैठकर अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है? 15 साल से जो एमसीडी चल रही है भाजपा के अंडर, क्या आप कह सकते हैं वो करप्शन फ्री है? दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने तो आपसे सिंपल पूछा, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हर है? जगह भ्रष्टाचार है। एग्जैक्टली हर जगह भ्रष्टाचार होगा। हाँ, लेकिन फिर उस भ्रष्टाचार की बात करें ना, जो भ्रष्टाचार इंडिविजुअल बेस्ड होता है। आप एक अगर व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। क्या ये इंडिविजुअल बेस्ड भ्रष्टाचार का सेम लॉजिक आम आदमी पार्टी यूज नहीं कर सकती? और वो कहते हैं कि जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं वो आप प्रूव भी नहीं कर पाते हैं। आप हर तरह की इंक्वायरी शुरू करते हैं, मेरे नेताओं को आप जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक्साइज पॉलिसी का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है। ठीक है, इतना पैनिक, कन्विक्शन तो नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो ऑन है ना, आने वाले समय में हो जाएगी। और मेरे लिए वो लाजमी नहीं है अभी उस बारे में बात करना। इट इज़ एन ओपन एंड शट केस। अगर व्यक्ति इतना साफ सुथरा होता है, इतना ईमानदार होता है, तो वो ना इतना पैनिक क्रिएट करता है, ना ही उसको वो एक्साइज पॉलिसी वापस लेनी पड़ी थी। सच्चाई ये है एक्साइज पॉलिसी की कि जब कोरोना में पूरा देश, दिल्ली सफ़र कर रही थी, तो ये एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिससे यहाँ से पैसा लेके पंजाब का इलेक्शन लड़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए एक मिल्किंग काउ बन के रह गई है। यहाँ से पैसा इकट्ठा करिए, पंजाब में लड़िए चुनाव, गुजरात में लड़िए चुनाव, हिमाचल में लड़िए चुनाव। मतलब एक सवाल मैं पूछूं दिल्ली की जनता से, क्या है ये दिल्ली मॉडल? क्या है ये दिल्ली मॉडल? जिस दिल्ली मॉडल की हम बात करते हैं, व्हाट इज इट? कि कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है और आप दिल्ली मॉडल किए जा रहे हैं। बताएं तो सही। इमेजिन करिए अगर इन्होंने 10 स्कूल खोले होते तो उसका कितना प्रचार करते। आज तक कभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आके आंकड़े नहीं देंगे। अगली बार जब भी आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे, उनसे पूछना जरूर कि कितने स्कूल नए बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं। उन्होंने तो बोला था ना 100 स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। एक और चीज आपको बताता हूँ, कोरोना के वक्त पे एक छोटी सी चीज मांगी थी मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से। हमने कोविड सेंटर खोला था अपने पैसे से, सिर्फ परमिशन मांगी थी एक डॉक्टर की,
वो तक नहीं दे पाए। इस तरीके की राजनीति करते हैं ये। और मैं आपके स्टेज पे कह रहा हूँ, उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसके दिल में सिर्फ कुर्सी है, दिल्ली के जनता के लिए कोई इमोशन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के साथ क्या आप बोल रहे हैं कि देयर इज टोटल नॉन कोऑपरेशन और आप आगे से कोई एफर्ट भी नहीं लेंगे कि उनके साथ मिलकर काम करें? एफर्ट हैज टू हैपन फ्रॉम बोथ हैंड्स। आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा? मेरी तरफ से तो 2 बार इनिशिएटिव हुए थे। आई एग्री, आई हैव गिवन दैट टू यू। 3 बार उसका क्रेडिट आपको दिया मैंने। गाजीपुर जाने का इनिशिएटिव, नो रिप्लाई। कोविड के टाइम पे जब मैं पहली बार हम जूम कॉल कर रहे थे तो ये पूछा था कि आप कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को आप रोज खाना बांटते हैं, कम से कम वो रसोई बता दीजिए जहां पर खाना बनता है। वो आज तक बता रहे हैं, आज तक नहीं बताई। तीसरी चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि कोविड सेंटर खोला तो सिर्फ इतना बोला कि आप एक डॉक्टर की परमिशन दे दीजिए, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 60 लाख 70 लाख रुपए जो अपनी जेब से लगाए वो बर्बाद हो गए। वो बेड उठा के हमारे को एक नर्सिंग होम में देने गए। कौन भुगतेगा इससे? वो 70 लोग जिनको कोविड सेंटर मिलता। वो अगर 2 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं तो कम से कम हम जाके देख ही सकते थे, वो भी नहीं मिला। गाजीपुर अगर मेरे साथ चलते तो वहाँ के लोगों को, मेरे घर का कूड़ा तो नहीं है गाजीपुर लैंडफिल में, उनके भी घर का कूड़ा जाता है। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके भी घर का कूड़ा जाता है। तो आप इमेजिन करिए, इसके बाद भी आप मुझसे कहते हैं कि मैं कॉपरेट करूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपकी कॉपरेशन की इंतहा हो गई है? अब आप आगे से नहीं लेंगे इनिशिएटिव? और क्या इसका इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि आप चाहते हैं कि बीजेपी को टोटल कंट्रोल मिले? केंद्र में बीजेपी, स्टेट में ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी में बीजेपी, और फिर पार्षद भी बीजेपी के हों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। ये सच्चाई है। और ये सिर्फ टोटल कंट्रोल की बात नहीं है, ये नीयत की बात है। टोटल कंट्रोल, नो कंट्रोल हैज़ नो रेलेवेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नीयत है आपकी। अगर नीयत आपकी दिल्ली की जनता के लिए कुछ बेहतर करना है, दिल्ली के लिए कुछ बेहतर करना है, वो ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, आप अपने नेशनल एम्बिशंस रखते हैं, सिर्फ दिल्ली को एक मिल्किंग काउ बना के रखेंगे, तो यहाँ के 2.5 करोड़ लोग ही भुगतेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा गौतम कि फिर तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी बीजेपी को मिल जाएगी, फिर कोई कमी रही तो कोई और नहीं मिलेगा ब्लेम करने के लिए। एब्सोल्युटली। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि अगर विधानसभा में जहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी का है, जहाँ पर विधायक निगम बीजेपी का है, जहाँ सांसद बीजेपी का है, अगर वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं होता तो मेरे को ही क्रिटिसिज्म आना चाहिए और लोगों को मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ दैट वार्ड इज गौतम गंभीर, क्योंकि मैं सांसद, मेरे नीचे विधायक, उसके नीचे काउंसलर। अगर दिल्ली में तीनों जगह बीजेपी आती है तो फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और हमारे को करना भी नहीं चाहिए। जो प्रोमिसेस हम करें उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरा करना चाहिए। ऐसे कोई झूठे प्रोमिस करने चाहिए। पिछले 8 साल से बहुत झूठे प्रोमिस करे गए हैं। तो चलिए अब मैं प्रोमिसेस पर आ जाती हूँ। जो प्रचार चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। हर जो ए स्टार प्रचार करते हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई भी ए लिस्टर्स हों बीजेपी के, सब आज मैदान में उतरे नजर आते हैं एमसीडी चुनावों के लिए। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी इतनी जान झोंकी है। बीजेपी ने ये रिपीटेडली मेंटेन किया है, खुद अमित शाह ने ये बोला है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता। बट दिल्ली में एज अ दिल्ली वाला आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इतना एफर्ट लिया जा रहा है? नहीं, आई थिंक ये तेलंगाना में भी हुआ था। तेलंगाना में, दिल्ली में स्पेसिफिकली इतने ही ज़्यादा कैंपेन और इतने ही ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर भी प्रचार किया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि स्टार कैंपेनर्स की क्या लिस्ट है। मेरे यहाँ पर जब बाय इलेक्शन हुए थे राजेंद्र नगर के, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने ही लोग पंजाब से यहाँ पर बुलाए गए थे कैंपेन करने, कितने ही उनके वहाँ से विधायक यहाँ पर आए थे बाय इलेक्शन के लिए। तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई आप अपने वहाँ पर जो पंजाब अभी जीत के इतने विधायकों को आप एक सीट पे लड़ाने के लिए ले आए हैं या एक सीट जीतने के लिए ले आए हैं, वहाँ की विधानसभा की का ध्यान कौन रखेगा? वो तो किसी मीडिया ने नहीं हमसे पूछा। अगर बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई खराबी थोड़ा है। जैसे किसी क्रिकेटर के लिए कोई भी मैच छोटा नहीं होता, वैसे ही किसी नेता के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। तो आई थिंक इसमें कोई खराबी नहीं है, इसको तो हमारे को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड कप और बायलैटरल सीरीज में तो जैसे फर्क होता है, वैसे ये वर्ल्ड कप की तरह ले रहे हैं या कैसे है ये? नहीं, एक्चुअली देश के लिए खेलना, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो बायलैटरल हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी की ये सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। ठीक है गौतम, अब वही वादों वाली बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। बीजेपी के प्रोमिसेस क्या हैं और वो प्रोमिसेस बताइएगा जो प्रैक्टिकली पूरा करने की क्षमता रखती है बीजेपी। अगर ये बोलते हैं कि बीजेपी को ही उस जो विश्वास दिल्ली की जनता ने पिछले 15 सालों से जताया है वो कंटिन्यू करें, हमें वापस बुलाएं एमसीडी में। और अब जबकि ट्राइफिकेशन एमसीडी का खत्म हो चुका है, एक बॉडी है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में आपको कंप्लेंट का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वो चुनिंदा पॉइंट्स अगर टॉप 3 प्रायोरिटी बोलें क्या रहेंगी, दिल्ली में क्या बदलाव देख सकते हैं हम?
देखिए सबसे पहले जो तीनों लैंडफिल्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत एक अच्छी चीज़ बोली थी कि वो एक बहुत बड़ा कलंक है, और जब ये लैंडफिल्स शुरू हुए थे तो ये दिल्ली के, इसको रेट किया जाता था ये दिल्ली के बाहर है, लेकिन आज वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है। उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एमसीडी को लेके। साथ में वेस्ट सेग्रीगेशन जो ऑटोमेटिकली अब हो चुका है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम रोड्स बेटर कर सकें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए काम कर सकें। पोल्यूशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सबको मिलकर, और सबसे बड़ी चीज़ साफ पानी। साफ पानी तो सबका अधिकार है, सबका बल्कि इसी अधिकार में है। मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि गाजीपुर इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे वो लैंडफिल साइट है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो हार्डनेस है वो 343 है। ओखला में ये बहुत ज़्यादा है, 1300 के पार है। भलसवा में 774 है। तो टीडीएस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है ग्राउंड वाटर में गाजीपुर की, और ये सब इसी वजह से है कि वहाँ पर वो लैंडफिल साइट है, कूड़े का पहाड़ है, जिससे मीथेन गैस उठती है, तो ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। पानी ख़राब हो रहा है, लोग ना तो अच्छी हवा ले पा रहे हैं, ना अच्छी साइट मिल रही है, सांस ले पा रहे हैं, और ना अच्छा पानी उन्हें मिल पा रहा है। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, आप ये बताइए कि क्या वो आपकी तरफ से टॉप प्रायोरिटी है? अगर वापस बीजेपी को मेजोरिटी मिलती है एमसीडी में, आप क्या इनिशिएटिव लेंगे कि भाई इसे प्लीज़ ख़त्म करें, क्योंकि वैसे भी 2024 का आप बोल रहे हैं कि टारगेट रखा गया है? देखिए आपने तो मुझे आंकड़े दिए, मैंने तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है। हम सब ने कभी ना कभी किया है। नहीं, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने चुनाव कैंपेन में की है। मैं उससे पहले कभी गाजीपुर के आसपास भी नहीं गया था। मैं जिस परिवार के घर पे गया था, वोट मांगने गया था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। जब उन्होंने मुझे ग्लास में पानी दिया ना, तो वो काले रंग का पानी था। जब मैं वो बालकनी में खड़ा हुआ था ना, तो मैं 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि उसके सामने स्लॉटर हाउस भी है। हाँ। यहाँ पर कूड़े का पहाड़, साथ में स्लॉटर हाउस। तो मुझे इन आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ की असली स्थिति पता होने के लिए। और मैंने वो प्रॉमिस किया था, इसलिए पिछले 3.5 साल में 7 बार जा चुका हूँ मैं, 7 बार। और आप ये ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह 8 साल में एक ही बारी नहीं गया हूँ, 3.5 साल में 7 बार गया हूँ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आगे पॉलिटिक्स में रहूँ या ना रहूँ, मैं वो गाजीपुर का मुद्दा उठाता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉमिस उस छोटे बच्चे के लिए है। क्योंकि मैं अपने घर में अपने बच्चों को साफ़ हवा और साफ़ पानी पिला सकता हूँ, वो भी किसी के बच्चे हैं। आप इमेजिन करिए उस बच्चे की मदर के ऊपर के दिल पे क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे को इस तरीके का पानी देती होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घर पे आरओ नहीं लगा सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर गाजीपुर पार्क का पहाड़ आरओ खत्म फेल नहीं हो जाते हैं। आप इमेजिन करिए। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि 40 से 50 फीट वो पहाड़ नीचे आया है। अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करते, कल आप अपना क्रू वहां पर भेज के देख सकते हैं किस तरीके का काम चल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जिस दिन गाजीपुर का पहाड़ खत्म होगा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कोई वर्ल्ड कप नहीं, कोई इंडिया कैप नहीं, क्योंकि वो चीज़ किसी की ज़िंदगी बेहतर कर सकती है। आई थिंक ये काबिल तारीफ बात है, और इस पर ज़रूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अपने पर्सनल एम्बिशन को अगर आप साइड में रख के वो चीज़ बोलें कि जिससे जनता को फ़ायदा हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये हमने गार्बेज मिसमैनेजमेंट जो एक मुद्दा बना हुआ है, उसे बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके दूसरे फेवरेट टॉपिक पर, यमुना पर आना चाहूँगी। अब यमुना के बारे में भी यही इशू है, सारी दुनिया में ये बात चलती है। उसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्रीज़ भी बनाई जाती है, गंगा की प्योरिफिकेशन के लिए बनाई गई थी। यमुना को क्लीन करना है, यमुना को क्लीन करना है, हर साल ये बात होती है और हर चुनाव में ये बात होती है। लेकिन काम क्या होता है नहीं पता। जब उसमें फ्रॉथिंग शुरू होती है, हर कोई जाके वहाँ पे वो पिक्चर्स डाल देता है, और वही पिक्चर्स ग्लोबली हमारी दिल्ली को दर्शाती हैं कि देखिए यहाँ पे जो एकमात्र वाटर बॉडी है वो इस तरह से फ्रॉथ कर रही है। देखिए आप इमेजिन करिए, एक ब्यूरोक्रेट जो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा इंसान कहता है, जो कहता है कि वो सबसे एजुकेटेड आदमी है, जिसको शायद दिल्ली की जनता ने 2 बार जिताया भी है, उस फोम को ख़त्म करने के लिए आप स्प्रिंकल करते हैं पानी। क्या वो सोल्यूशन है? आप ये सवाल ज़रूर पूछना। आपने मुझसे गाजीपुर पे सवाल पूछा ना, वहाँ पर 20 ट्रॉमल मशीन्स चल रही हैं। यमुना में पिछले 8 साल से क्या काम हुआ है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास कि जो यमुना को साफ कर सके। आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना कि क्या स्प्रिंकल करना सोल्यूशन है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि सिर्फ वो फोम हटाने के लिए, कि सिर्फ आर्टिफिशियल की वही तो प्रॉब्लम है गौतम, कि हर बार टेम्पररी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंकल करके वो दब गया शायद, सोल्यूशन नहीं है। ओके।
प्रीति जी मैं आपको गारंटी पर दे रहा हूँ, उसमें आप वहाँ के सांसद हैं, आप स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो शायद उस एरिया का भला हो जाए, लेकिन बाकी दिल्ली वालों का क्या होगा? मैं वहाँ का सांसद हूँ, मुख्यमंत्री तो पूरी दिल्ली के हैं, उन्होंने क्या इंटरेस्ट दिखाया पिछले 8 साल में? वो घूम फिर के वही आ जाते हैं, मेरे पार्षद चुन लो। पार्षद यमुना साफ करेंगे, विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके। एक एमपी ने अगर आपने कोई काम बोला हो यमुना को लेके और एक एमपी ने आपको अगर सपोर्ट ना किया, आप बताइए, आप सोल्यूशन तो लेके आइए। आप 8 साल से सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, आप काम क्या मिलके करेंगे? आपको क्या लगता है कहाँ बिजी रहते हैं अरविंद केजरीवाल? हाँ, कहाँ बिजी रहते हैं अरविंद केजरीवाल? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। मैं इतना ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरे दिल में दिल्ली बसती है, एक अकेला व्यक्ति नहीं। मुझे जो बीजेपी की तरफ से अंदेशा लगता है वो ये है कि बीजेपी बोल रहे हैं कि हमेशा दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए और आम आदमी पार्टी की जो पहचान है बढ़ाने के लिए इतने बिजी रहते हैं कि दिल्ली को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैंने ना एक पोल्यूशन पे मीटिंग मिस करी थी और इस देश की हर मीडिया ने मेरी वो हालत करी थी, और वो भी क्योंकि मैं इंदौर में था तो पता नहीं क्या क्या बोला। दिल्ली में वाटर लॉगिंग हुई, जब पूरी दिल्ली बंद थी तो मुख्यमंत्री जी बाहर कहीं पे मेडिटेशन कर रहे थे। पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से छुट्टियां होती है तो मुख्यमंत्री जी हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर प्रचार कर रहे होते हैं। एक न्यूज़ चैनल ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि जब दिल्ली में पोल्यूशन की छुट्टियां हुई हैं तो कहाँ हैं आप, किसकी जिम्मेदारी है? चलिए, मीडिया ने सवाल नहीं पूछा, आप लोग पर्चे छपवा देते हैं ना, द क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग सीएम। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है ना वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए और प्रचार करने के लिए टेलीविजन पे। अनफॉर्चुनेट यही है, तभी हम नैरेटिव नहीं सेट कर पाते, यही रीजन है। आज अगर मैं अच्छा काम करूंगा और मेरे पास प्रचार के पैसे ना हो ना, तो वो नैरेटिव मैं क्रिएट कर ही नहीं सकता। लेकिन जो आप इतने अपने स्टार कैंपेनर्स को लॉन्च कर रहे हैं एमसीडी चुनाव के लिए, उसमें भी तो पैसा लग रहा है ना। अगर सही मुद्दों पर उस व्यक्ति को घेरे जो आंसरेबल है, जिसकी आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी पर अब डाउट उठने लग गए हैं क्योंकि 8 साल से उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया है, उन मुद्दों पर घेरिए ना। स्टिंग ऑपरेशन से क्या हासिल होगा? आप मुझे दिल से बताइए, मैंने किसी भी गलत मुद्दे पे उनको घेरा है? मैंने तो अभी बिल्कुल नहीं। तक मैंने तो कोई कैंपेन की बात भी नहीं करी कि कितना नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा। इनफैक्ट मैं उस लेवल की पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहता। आपने अगर छोटी सी चीज़ है, दिल्ली के चुनाव से पहले अगर आपने फ्री बस राइड महिलाओं को छोड़ के बच्चों को दी होती ना स्कूल जाने के लिए, तो मैं सबसे पहले सामने खड़े होकर बोलता कि आई एंडोर्स दिस। वो भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स ही थी। आपने अगर 10 स्कूल, आपको अपना चेहरा इतना पसंद है ना, आप हर होर्डिंग में, हर प्रचार में, हर टेलीविजन ऐड में आप 10 स्कूल बनाइए, उसको अपने नाम करिए। आप 100 बसेस इंट्रोड्यूस करिए, आप सारी बस पे आप प्रचार करिए। आप हॉस्पिटल बनाइए, अपने नाम पे बनाइए। आप फ्लाईओवर्स बनाइए, अपने नाम का फ्लाईओवर बनाइए। कम से कम इससे दिल्ली की जनता का कुछ तो भला होगा। न्यूज़पेपर में ऐड देने से अगले दिन वो न्यूज़पेपर रद्दी में जाता है। वो जो पैसा न्यूज़पेपर के ऐड पे लगता है ना, वो उस तरीके से है कि दिवाली में जैसे आप पटाखे जलाते हैं, आप पैसा जला रहे हैं। लोगों का पैसा लोगों पे खर्च करिए। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा उम्मीद है नहीं। ये कोई गलत डिमांड नहीं है आपसे। ज़्यादा उम्मीद है नहीं आपको उनसे, आपने पहले ये क्लियर कर दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है गौतम आपसे कि अल्टीमेटली हम सब वही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि सोल्यूशन कहाँ पे है। जो मुझे आपकी बातों से लगा, एकमात्र सोल्यूशन है दिल्ली को एक क्लीन पॉलिटिशियन चाहिए और क्लीन पॉलिटिक्स चाहिए। क्या वो अश्योरेंस मिलेगा बीजेपी की तरफ से स्पेशली इस एमसीडी चुनाव के लिए? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लोकल बॉडी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब सीढ़ी अगर पहली आप पार कर लें तो वो तो अश्योरेंस क्लियर होना चाहिए कि भाई एमसीडी में जो पिछले 15 साल से काम नहीं हो पाया, इस बार हम आपको एक फ्रेश वादा दे रहे हैं और ये पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, पहली बात तो है कि दिल्ली को पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। दिल्ली ने पिछले 8 साल से बहुत पॉलिटिशियन देख लिए। दिल्ली को पॉलिटिशियन नहीं बदलेगा, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बदलेगा। दिल्ली को एक ऐसा व्यक्ति बदलेगा जिसके दिल में दिल्ली बसती है और कोई नहीं, और जिसको कुर्सी से प्यार नहीं। और दूसरी चीज़, एमसीडी को जहाँ तक सवाल है, चाहे वो मैं बीजेपी का सांसद हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा जाए, जो भी वादे किए जाए, वो वादे वही होने चाहिए जो हम पूरे कर सकें, और वो वादे अगले 5 साल में पूरे होने चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 5 साल में जी बिल्कुल यमुना को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। हम काम करेंगे। हम गाजीपुर लैंडफिल को, जैसे मैंने आपको बोला, 2025 में ख़त्म करेंगे। वादे वो करिए जो पूरे हो सके। बहुत हो गया झूठे वादे वो करते हैं जिनको कुर्सी से प्यार होता है। सच्चे वादे वो करते हैं जिनके दिल में जनता बसती है।
थैंक यू वेरी मच ऑन दैट नोट गौतम, बहुत शुक्रिया आपने जी मंच पर आकर एक बार फिर से खुले दिल से पूरी बात की और साफ कह दिया कि कोई खोखले प्रचार की अब जगह नहीं बची है, किसी पॉलिटिशियन के अपने एम्बिशंस की जगह नहीं बची है। अगर दिल्ली का भला करना है तो दिल्ली की जनता बन के ही सोचना होगा। बहुत शुक्रिया गौतम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर जी। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर बने रहिए और मैं बुलाना चाहूंगी चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ जी मीडिया श्री अभय ओझा जी को, जो यहाँ पर हमने एक स्केच खास तौर पर तैयार किया है गौतम गंभीर जी के लिए, वो भेंट कर। ये एक खास स्केच है जो हमने बनाया है, गौतम गंभीर जी के लिए बनवाया है खास तौर पर। बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर जी, बहुत शुक्रिया अभय सर आपका मंच पर आने के लिए।